महासागर जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, महासागर नहीं बनेंगे। तालाब बना करके झंडा गाड़ते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण रखने दिया, वो इस साल को भारत का साल बताया, चाहे चंद्रयान हो, चाहे G20 की मेजबानी करना हो, चाहे विश्व क्रिकेट का आयोजन हो। कहा यह साल जो है ये भारत का साल है और भारत को इसमें बहुत कुछ प्रदर्शित करने का मौका है। देखिए, भारत का साल यही नहीं है सिर्फ। सोनक साहब चूक रहे हैं। आने वाले कई बरस, शायद आने वाली सदियां भारत की हैं। जिस प्रकार, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है हमारी सारी उपलब्धियां खारिज हो जाएंगी, क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही, इंडिया का पोजीशन जो यूक्रेन रसिया पर है उसकी तारीफ की, लेकिन साथ में कहा हारमनी। बराक ओबामा आके यहाँ कह गए थे हारमनी को प्रोटेक्ट करिए। जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और लोग ताली बजाते हैं वैश्विक स्तर पर भी, तो यहाँ के कुटुंबों के बीच में दीवारें जो बनाई गई हैं, उन जिन दीवारों को बना के वोट लिया जा रहा है, उन दीवारों को गिराइए। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस पर भी सुनक ने कहा कि भारत जो है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह करता है और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम लोगों के फर्क है। आज G20 चल रहा है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा कि यूरोप के कई देश, इवन इधर आइए तो जापान का अलग विचार है, लेकिन हिंदुस्तान ऐतिहासिकता में सोचता है। हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि रूस के साथ हमारी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग फ्रेंडशिप रही है। अभी इस बीच में भी हमने एक एक कदम बहुत हिफाजत से लिया है, अपने सरोकारों को प्रोटेक्ट करते हुए, पुरानी दोस्ती के अनुरूप। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा यूक्रेन में जो हो रहा है उसके पक्ष में, मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसके हम पक्ष में नहीं है। तो ये नीट बैलेंस हम कर पाए हैं। ये सरकार नहीं होती, कोई दूसरी भी सरकार होती तो ऐसा ही करती। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, कोमा और सेमीकोलन एट द मोस्ट। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू भी गिरफ्तार होते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से मुझे एक चीज तो स्पष्ट हो गया, ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल के सलाख के पीछे रखने की गौरवशाली परंपरा मोदी जी और अमित शाह जी ने शुरू की है, उसमें नए चेले चपाटे भी शामिल होते जा रहे हैं। और आखिरकार आप लोगों ने जीत का सेहरा अपने सर बांध ही लिया। जो उपचुनाव के परिणाम आए उसमें 4 बनाम 3 में 4 इंडिया के हवाले कर दिया, 3 बीजेपी के हवाले कर दिया। देखिए, अब इसमें मैं समझता हूं कि उपचुनाव का एक अपना अलग मिजाज होता है, लेकिन इतना तो तय है ना कि इतने बड़े सत्ता संसाधन के समक्ष, बल्कि आप बागेश्वर का भी चुनाव देखिए जो कि बीजेपी की झोली में गया है, 2300 वोट से आप जीते। पूरी सरकार लगा दी गई थी, घोसी में आपने वही किया, पूरी सरकार झोंक दी थी, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह सब। लेकिन इस उपचुनाव तो ये साबित किया ना, इंडिया भी है इसमें, भारत भी है। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि कालिदास मार्ग पर एक व्यक्ति विशेष रहते हैं, उनको घोसी के परिणाम से कोई खास दुख नहीं हुआ। इस बीच सर कर्नाटक ने अल्पसंख्यक समुदाय को गाड़ी खरीदने पर 3 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसे भाजपा ने सीधे तौर पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स। पहले पूरी वो प्रारूप उसका देख लीजिए। बीजेपी बगैर प्रारूप देखे वो सोचती है कि यही, अभी देखिए प्रधानमंत्री जी G20 कर रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। मैसेज क्या दे रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और उनके चेले चपाटी क्या कर रहे हैं बीजेपी के, इस तरह की चीजें पोलराइज करने के पूरा प्रारूप देखिए और तब बात करिए। अरे ये आप लोगों ने तो क्या क्या नहीं किया। बजरंग दल को बजरंग बली के बराबर कर दिया था कर्नाटका में। जनता समझदार है। लेकिन एक तरफ इसे इंडिया का जीत बताते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 10 और छत्तीसगढ़ के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कोई नहीं, अब देखते रहिए ना, ये सब चीजें होंगी। अगर हम सब अलग अलग ना होते तो क्या एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश होती या एक दल बनाने की कोशिश होती? हमने प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? एक दल नहीं बन सकते ना। तो ये थोड़ी छोटी मोटी विभिन्नताएं रहेंगी, लेकिन इसी से रास्ता निकलेगा, इसी से विकल्प उभरेगा। निश्चिंत रहिए। चीन सामूहिक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।